नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल पेट से संबंधित बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्नों का संग्रह है और इस श्रृंखला में हमने वही प्रश्नों को रखा है जिन्हें पेट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और नोट भी करें तथा एग्जाम में बैठने से पूर्व वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल। जब यदि बात की जाए तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण होगा अपकेंद्रीय बल। वहीं पर बात की जाए कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, किस प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो वह है स्कीमिंग। स्कीमिंग वह प्रक्रिया है जिसके कारण क्रीम दूध से अलग हो जाती है। तो नोट कर लीजिए कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, किस प्रक्रिया के कारण? तो स्कीमिंग प्रक्रिया के कारण दूध क्रीम से अलग हो जाती है। जब यदि बल की बात की जाए तो अपकेंद्रीय बल सही होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर करिए। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? नोट करिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रसायन डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट करिए कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, प्रश्न पूछ सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। प्रश्न है, फिलोसोफर वूल जिसे यशत पुष्प कहा जाता है रासायनिक दृष्टि से है, तो रासायनिक दृष्टि से फिलोसोफर वूल क्या है? ऑप्शन से बताइए, रासायनिक दृष्टि से फिलोसोफर वूल क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, जिंक ऑक्साइड। क्या होगा फिलोसोफर वूल? जिंक। फिलोसोफर वूल एक प्रकार का जिंक ऑक्साइड है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसे जिंक वाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इससे प्रश्न में ही आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है कि फिलोसोफर वूल का अन्य नाम क्या है? तो फिलोसोफर वूल का अन्य नाम यशत पुष्प भी है। ओके, तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, तो नोट करिए आपको। फिलोसोफर वूल यशत पुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो यहाँ पर बताना है कि यशत पुष्प फिलोसोफर वूल जिसे जिंक ऑक्साइड है, क्या है रासायनिक दृष्टि से? जिंक ऑक्साइड है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसे जिंक वाइड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घुटनों का जोड़ होता है। घुटनों का जोड़ क्या होता है? तो कोर संधि होता है, जिसे कब्जा जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा जोड़ भी कहते हैं इसी को। तो कोर संधि, घुटनों का जोड़ क्या कहलाता है? तो कोर संधि कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हमने लिया है। बताइए किस कोशिका अंगक को कोशिका आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लगभग सभी को पता होगा कि लाइजोसोम कोशिका है एक, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है लयनकाय। तो ये भी नोट करिए, लयनकाय। पूछ भी सकता है कि लाइजोसोम का दूसरा नाम क्या है? तो लयनकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, बताइए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? इससे यहाँ पर प्रश्न से ही एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है, किन धातुओं से मिलकर बना है? तो यहाँ पर बताना है कि दो धातुओं से मिलकर बना है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट होगा, टिन और सीसा। सोल्डर में लगभग 67% सीसा और 33% टिन पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सोल्डर में टिन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो टिन की मात्रा 67% होती है और सीसा की मात्रा 33% होती है। और सोल्डर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो भी आप नोट करिए, सोल्डर को टाँका के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहाँ से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप नोट करते रहिए और एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए ताकि आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में मिलान करने वाले क्वेश्चन
एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है यूपी ट्रिपल एस सी में, चाहे वो जीके के हो चाहे वो साइंस का हो, किसी का भी प्रश्न पूछेगा तो मिलान करने वाले प्रश्न जरूर आपको देगा कि मिलान कीजिए स्तंभ खा को स्तंभ खा से। यहाँ पर मिलान करना, ये स्तंभ का है और ये स्तंभ खा है। तो यहाँ पर बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नोट डाउन करिए, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नोट डाउन करिए, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नोट डाउन करिए, संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही या खट्टा दूध कह सकते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे इनसे संबंधित देखिए स्तंभ ना दे करके कभी कभी प्रश्न भी दे सकता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में बता दिया कि एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध की बात करें तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे मिलान करने वाले प्रश्न आपसे ज़रूर पूछता है, तो इसको नोट करिए और याद भी रखिए कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वयस्क जब मनुष्य होता है तो उसमें कितने स्वदंत होते हैं? तो नोट करिए, 4 स्वदंत होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्वदंत, जिसे रदनक भी कहा जाता है। स्वदंत या रदनक, तो यहाँ पर स्वदंत ना देकर कभी कभी रदनक भी पूछ देगा, तो रदनक और स्वदंत एक ही हैं। ओके, याद रखना है आपको। इन दांतों का काम होता है चीरना फाड़ना। इन दांतों को, ये दांत पैने होते हैं और नुकीले होते हैं। इनसे कोई भी चीज़ को कुतरा जाता है। ये अग्र दांतों को कहा जाता है, इनको स्वदंत या रदनक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? नोट डाउन करिए, माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन को यहाँ पर बदल देता है, पूछता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है या ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति गृह पूछे या ऊर्जा केंद्र पूछे, ये दोनों एक ही हैं। और यह पूछे पावर प्लांट, तो पावर प्लांट ही इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहा जाता है शक्ति गृह। कोशिका का शक्ति गृह, और इसका अन्य नाम क्या है? ऊर्जा केंद्र। पावर से क्या है? ऊर्जा, और प्लांट क्या है? एक तरीके का केंद्र है। तो कौन है? ऑप्शन 20 का राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नोट करिए, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति कंपायन वस्तुओं से होती है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस इत्यादि। तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, निर्वात से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको हिंदी में भी लिखा मिलेगा और इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा, 2 टाइप के प्रश्न आते हैं ना। तो यहाँ पर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्नों को ही हमने कलेक्शन लिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जैसे पूछा है, कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? चींटी के काटने में, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड हमारे शरीर में पहुँचता है? तो नोट डाउन करिए, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, फॉर्मिक एसिड चींटी काटने से हमारे शरीर में पहुँचता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल के कारण इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ओके, एसिड को ही इंग्लिश में अम्ल कहते हैं ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिए और वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाइए, ताकि आपके क्वेश्चन एक एक सही हो।
प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिन लोगों को पता हो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि थाई में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, उसे फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है शरीर की? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपसे दो तीन क्वेश्चन कवर हो गए। तो यहाँ से पूछ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, जो कि कान में होती है, फीमर जांघ में होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? वैक्सीनेशन। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो नोट डाउन करिए कमेंट बॉक्स में। जिनको पता हो तो कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो वो नोट करिए। एडवर्ड जेनर ने किया। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक एक विषाणु जनित रोग है, इसके टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चेचक किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि चेचक एक विषाणु जनित रोग है, ओके, ना कि जीवाणु जनित। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया होगा, चेचक किस प्रकार का रोग है, तो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को नोट जरूर करते रहिए और एग्जाम में बैठने से पहले वीडियो को जरूर देख के जाइए। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिनको पता हो कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। जिनको नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करते रहिए। प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गन मेटल किस प्रकार की धातु है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गन मेटल एक प्रकार की मिश्र धातु है। और ये किस धातु से मिलकर बना है? तो ये 3 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना है। आपको नंबर भी पूछ सकता है आपसे कि गन मेटल कितनी धातुओं से मिलकर बना है? तो गन मेटल 3 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना है। ओके, ये एक मिश्र धातु है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तो ये तैयार ही हो गए। अगला प्रश्न पूछा कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो यहाँ पर बताना है। जिसको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो लिखिए कॉपर, टिन और जिंक। 3 धातुओं से गन मेटल मिलकर बना है, जिसमें से कॉपर की 88% मात्रा पाई जाती है। और जिसे कॉपर को हम तांबा भी कहते हैं, तो 88% तांबा पाया जाता है, 10% टिन है और 2% जिंक पाया जाता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के गन मेटल बनता है, जिसे मिश्र धातु भी कहा जाता है। ओके, तो आपसे नंबर भी पूछ सकता है, तो नंबर भी आपको बताना है। अगला देखते हैं। अगला है, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है। नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है ताजमहल। ताजमहल अम्लीय वर्षा से प्रभावित हो रहा है, जिसमें से SO2 की मात्रा अधिकता है। किसकी? सल्फर ऑक्साइड की मात्रा की ज़्यादा है, अधिकता है, इसीलिए SO2 यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। अम्लीय वर्षा के कारण। यहाँ पर आपसे ये ना दे करके आपसे प्रश्न ऑप्शन बदल कर दे सकता है अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे कि ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण प्रभावित हो रहा है। यदि आपसे सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, NO2 और ये इसकी बात करें तो आप क्या, O2 की बात करें तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर SO2। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? शायद सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिनको नहीं पता है तो वो नोट डाउन करिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी हड्डियों को पोषक प्रदान करने वाला विटामिन है। रिकेट्स रोग में व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो नोट डाउन करिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से
शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है। आपसे क्वेश्चन को बदल करके भी पूछ सकता है। इससे क्या होता है? शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है? जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। इसके नाम से ही पता चलता है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ट्यूबरक्लोसिस किसके संक्रमण के द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा नामक जीवाणु से होता है। ओके, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण में किस जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? तो बताएंगे आप ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु नामक द्वारा संक्रमित बीमारी है। एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर नोट डाउन करिए आप नोट कॉपी में। ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3-4 प्रश्न इसी से बन गए कि ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, और इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। ट्यूबरक्लोसिस की खोज किसने की थी? ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और यह एक जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस किस प्रकार का संक्रमण है, जीवाणु जनित या विषाणु जनित? तो आपको बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जनित रोग है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नोट डाउन करिए। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर प्रकाशीय फाइबर काम करता है। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सभी को लगभग पता होगा, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। रासायनिक तत्वों में कार्बन के पश्चात टंगस्टन का गलनांक ही सर्वाधिक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट को कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि अतितप्त फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन न पहुंच जाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को कमज़ोर न बना पाए, इसलिए यहाँ पर टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर करें। अगला है, सिरका विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे दो प्रकार के प्रश्न बन गए। यहाँ पर सिरका पर पूछेगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। यहाँ पर कभी सिरका ना दे करके आपसे केवल ये पूछेगा कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो विनेगर का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? एसिटिक अम्ल। क्या बताएंगे? यही एसिटिक अम्ल ही होगा। और इससे पूछ सकता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सूत्र लिख लीजिए। रासायनिक सूत्र CH3COOH क्या होता है? CH3COOH होता है सिरके का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पर आपसे इस सिरके का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है। नाम की बात करें तो एसिटिक अम्ल होगा, और सूत्र की बात करें तो CH3COOH होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर करें। अगला है, बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं स्टूडेंट, नोट जरूर करें और वीडियो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। बेरी रोग किसी कमी के कारण होता है? तो नोट डाउन करिए। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग बेरी रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है बताइए? सामान्यतः निषेचन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, डिम्ब वाहिनी नली में। कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। सामान्यतः निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी नली में होता है।
नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निषेचन किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन दे देगा नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन का मिलन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर बताएंगे कि निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। निषेचन वह क्रिया है जहाँ पर डिम्बवाहिनी नली में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर तर्क नहीं दे पाते हैं कि अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर बताइए, वाहन चालन हेतु पश्चदर्शी दर्पण होता है, किस प्रकार का होता है? जब चलाते हैं वाहन तो जो शीशा लगा होता है तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? यहाँ पर बताइए। जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिनको नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। उत्तल लेंस कौन सा लगा होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण लगा होता है, सॉरी। वाहन चालन हेतु पश्चदर्शी दर्पण कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ओके, वाहन चालन हेतु पश्चदर्शी दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होती है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख पाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, लोहे पर जंग लगना का एक उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है? तो नोट डाउन करिए। लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का क्षरण का उदाहरण है। लोहे में जंग लगता है तो लोहा क्या होता है? धीरे धीरे करके पृथ्वी में समाहित हो जाता है, समाहित होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को नोट जरूर करें। अगला है, हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। जब भी क्वेश्चन को आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को एक नहीं 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन कंफ्यूज वाले हैं तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो स्टूडेंट लगा के चले आते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, जबकि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन द्वारा लगा के चले आते हैं, जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है तो आप लगा के चले आते हो नाभिकीय विखंडन, जबकि ये गलत हो जाता है। तो कौन सा आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है, अर्थात हाइड्रोजन बम के विस्फोट से हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक संलयन अभिक्रिया करके अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं और हीलियम में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? भारी नाभिक में बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? नोट डाउन करिए। जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। विटामिन सी की कमी के कारण विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। आपसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जल में विलेय विटामिन है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक, यहाँ पर पूछेगा कि एस्कॉर्बिक एसिड जल में विलेय है या अविलेय है? तो आपको क्या बताना है कि विटामिन सी जल में विलेय है, विलेय विटामिन है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। सिट्रिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला आदि, टमाटर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी का ये मुख्य स्रोत होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड भी पूछ सकता है, सिट्रिक एसिड और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? जिनको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। निम्न में से किन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी की नींव इन्हीं ने ही रखी थी। किसने रखी थी? यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आधुनिक अनुवांशिकी की नींव किसने रखी थी? तो मेंडल ने ही रखी थी।
जब यदि अनुवांशिकी के जनक की बात करें तो वो भी यही है, आधुनिक नींव इन्हीं को प्रश्न आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है। इसीलिए प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखना चाहिए ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन? तो यहाँ पर भी बहुत से साइंस क्या है, कन्फ्यूजन वाली ही है, कन्फ्यूजन वाला विषय साइंस ही है। इसीलिए कहा जाता है कि साइंस को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार जरूर पढ़िए ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। अब यहाँ पर परावर्तन भी दिया है, यहाँ पर भी परावर्तन, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना है ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तारों के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ओके, क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट वायुमंडलीय परावर्तन लगा के चले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, वायुमंडलीय परिवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तो पहले प्रश्न को पढ़ने में ही एक प्रश्न और यहाँ से पूछ सकता है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल 2 धातुओं का मिश्रण है। किन 2 धातुओं? अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किन 2 धातुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीतल 2 धातुओं के से मिलकर बना है। 2 धातु जब मिल जाती है तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो किन धातुओं से मिलकर बना है? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलकर के, जिसे जिंक भी कहा जाता है, उससे पीतल मिश्र धातु का निर्माण हुआ। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट में किया जाता है। जहाँ कम घर्षण की आवश्यकता होती है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ताला, गियर वाल्व तथा वाद्य यंत्र इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको नोट डाउन जरूर करना, लिखना जरूर है जो मैं बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहले यहाँ पर आपसे पीवीसी का फुल फॉर्म ही पूछेगा, तो पीवीसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नोट डाउन करिए कॉपी में। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या होता है पीवीसी का फुल फॉर्म? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी नोट डाउन करिए, विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट तथा कवर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि फिल्मी चादरें, बरसाती सीट तथा कवर आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 के जोड़े बनाइए। सूची 1 में विटामिनों के नाम हैं और सूची 2 में उनके रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर बताना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तीसरा ए का तीसरा, ये तीसरा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही हम जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर ए का तीसरा सही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए का तीसरा कोई नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिक हम तीसरा लगाकर सही, वहाँ पर हम जो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लगाकर आ सकते हैं। लेकिन हमें नाम भी याद रखने हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लाविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लाविन। चौथा, ओके, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडिऑक्सिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो ये साइक्लोकोबालामिन होता है। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न भी पूछ सकता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B1 का रासायनिक ऑप्शन दे देगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हम बताएंगे थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछेगा तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताएंगे आप कि राइबोफ्लाविन होता है। अब यदि पूछे कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडिऑक्सिन होता है। और यदि पूछे विटामिन B12 का नाम, तो साइक्लोकोबालामिन
मेन होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, और यदि ना मिले तो आपको एक एक याद रखने हैं। ओके, अगला समय की बचत के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है कि जैसे एक को देख लिया, यहाँ पर 3 ऑप्शन कोई नहीं है, A3 है, जिसे इसमें नहीं है A3, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी ही हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ECG किसकी गति को दर्शाता है? तो ECG हृदय की गति को दर्शाता है। किसकी गति को दर्शाता है? हृदय की गति को दर्शाता है। ECG को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि ECG को क्या कहा जाता है? ECG क्या है? तो ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही हैं, तो नोट डाउन जरूर करें और वीडियो को देखने, एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लगभग सभी को पता होगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों का मिश्रण है। इसे विबग्योर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विबग्योर, जिसे नाम हम बता देते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। तो बी से हो, बैगनी से हो गया बी, और नीला से हो गया नीला। इंग्लिश में इनको जो जिन नामों से भी जाना जाता है वो आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल, ये 7 रंगों का मिश्रण है। इनके इंग्लिश नाम आप ज़रूर नोट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सर्वप्रथम आप तो ये जान लीजिए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो नोट डाउन करिए। इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक आदि, ये सब इनपुट डिवाइस के ही उदाहरण हैं। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है एक प्लॉटर दिया हुआ है तीसरे नंबर पर। ये प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये ऑप्शन तीसरा ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। प्लॉटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये भी नोट ध्यान में रखना है कि स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या हैं? ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिन प्रश्नों का उत्तर पता है तो बताइए। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसको इंग्लिश इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 रासायनिक सूत्र है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और सूत्र की बात करें तो CaOCl2। रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है किसको बनाने में? तो क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस को बनाने में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हड्डी की बात करें तो फीमर जांघ की है, और सबसे बड़ी छोटी की बात करें तो स्टेपिज कान की है। अब यहाँ पर प्रश्न में आते हैं, ये पूछा क्या, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। यहाँ पर अंग की बात कर रहा है, ना कि हड्डी की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अंग की बात कर रहा है तो अंग है यकृत, ऑप्शन सी इसका ये राइट होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसे लीवर कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी, इसे ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अंग ना दे करके ग्रंथि भी पूछ सकता है, तो ग्रंथि बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, जिसे लीवर, ओके, जिसका नाम क्या है? इंग्लिश नेम है यकृत। अगला देखते हैं।
मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। 120/80। मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब कहते हैं तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपसे एक ये भी पूछ सकता है कि ध्वनियों में रक्तदाब की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ध्वनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि ध्वनियों में पहले दाब को क्या कहा जाता है? तो रक्त दाब की 2 अवस्थाएं हैं तो उनके नाम भी पूछेगा। तो पहले को प्रकुंचन दाब कहते हैं तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछेगा कि प्रकुंचन दाब किसे कहते हैं? तो ध्वनियों में रक्त दाब जो सामान्य रखती हैं तो उन्हें कहा जाता है प्रकुंचन दाब और प्रसारण दाब। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 180-120 मिली होती है और तथा Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली होता है। ओके, तो यहाँ पर प्रकुंचन दाब 180 मिली Hg तथा प्रसारण दाब कितना 80 मिली Hg। ओके, तो आपको ये याद रखना है 120/80। मनुष्यों का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120 क्या है? प्रकुंचन दाब है और 80 क्या है? प्रसारण दाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है इंसुलिन में सक्रिय होते हैं। तो इंसुलिन में क्या सक्रिय होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर पूछा इंसुलिन कहाँ सक्रिय होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं पता तो वो नोट डाउन करिए। इंसुलिन अग्नाशय में सक्रिय होते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका उत्पादन या श्रावण अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन रखता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग होता है। तो आपको इतना सारा नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, रोग होता है। और ये कहाँ होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। और ये कहाँ उपस्थित होता है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में उपस्थित होता है। ओके, तो 3-4 टाइप के प्रश्न हैं जो कि एक ही प्रश्न में बन गए हैं। चलिए लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो नोट डाउन करिए, यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कौन सी है? आग को बुझाने के लिए उपयुक्त गैस कौन सी मानी जाती है? तो आग को बुझाने के लिए CO2 उपयुक्त गैस मानी जाती है। ओके, तो आग को बुझाने के लिए उपयुक्त गैस कौन सी है? तो CO2। ओके, आग को जलाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो O2 है। कौन सी है? O2, ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि आग को जलाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यहाँ पर आंख बंद करके ऑप्शन नहीं टिक करना है, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना भी है। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि आग को जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। और बुझाने की जब बात करें तो CO2 है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के रूप में तथ्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया था? जब भी आवर्त सारणी की बात हो तो मेंडलीफ ही ऑप्शन राइट होगा। ओके, आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीफ को आपको आंखें बंद करके वहाँ पर ऑप्शन में टिक कर देना है कि मेंडलीफ ने संशोधित आवर्त सारणी की खोज की थी, शुरुआत की थी। ओके, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। बाद में मोजलिक नामक वैज्ञानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी को संशोधित किया। तो जब भी संशोधित की बात आए तो मोजले ने किया, और आवर्त सारणी की केवल बात करें तो वो मेंडलीफ होंगे। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यहाँ पर संशोधित नाम हो दिया हो, आगे लिखा हो संशोधित आवर्त सारणी के रूप में तथ्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो जब संशोधित की बात हो तो मोजले ने किया था, और जब केवल आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। ओके, ये परमाणु भार पर आधारित हैं।
कौन है? आवर्त सारणी परमाणु भार पर बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर बताना है आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट होगा, आर्द्रता मापी। कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी। तो यहाँ से आपको सीधा सा पूछ दिया तो ये होगा। यदि आपसे पूछे कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर, जिसे आर्द्रता मापी कहा जाता है। तो इसका अभी हिंदी नाम ना दे करके आपको इंग्लिश नेम भी दे देता है, हाइग्रोमीटर। इसका इंग्लिश नेम क्या है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का इंग्लिश नेम है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट डाउन करिए। प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यहाँ पर बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट करिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग सहायक है? तो अस्थि मज्जा। कौन सा है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अस्थि मज्जा, जो हड्डी का मध्य भाग होता है। ओके, तो अस्थि मज्जा हड्डी का मध्य भाग है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के विभिन्न ऊतकों या कोशिकाओं तक करती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा हड्डी के बीच के भाग में होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में किसका निर्माण करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता तो नोट डाउन करिए। छोटी आंत। यहाँ पर बड़ी आंत नहीं होगा। मानव शरीर का जो खाना पचाने का कार्य करती है तो वो छोटी आंत करती है। यहाँ पर आपसे छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो छोटी आंत की लंबाई लिखिए, छोटी आंत की लंबाई 6.5 टू 7.5 की मीटर लगभग बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर छोटी आंत बड़ी, आपको ये याद रखना है कि छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। और पाचन की क्रिया कौन बढ़ाता है? तो छोटी आंत के माध्यम से ही पाचन क्रिया बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। जो शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। किसका रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रश्न यहाँ से कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या पूछेगा कि अग्निशमन में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि CO2 गैस का प्रयोग होता है। जैसा कि अभी पीछे क्वेश्चन बताया था कि आग को बुझाने में सहायक गैस कौन सी है, वही अग्निशमन की ही बात कर रहा है, तो वो है CO2। जब जलाने की बात की जाए तो वो O2 है। ओके, तो शुष्क बर्फ में किसका प्रयोग होता है? तो CO2 का, और अग्निशमन वही आग बुझाने में तो CO2 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिए। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। किस वर्ष किया था? तो नोट डाउन करिए, 1897 में किया था। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और जिनका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का मान भी पूछेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन का मान बताना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो यहाँ पर पूछेगा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो 1897 में किया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये थे स्टूडेंट
साइंस से संबंधित पेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको ऐसी वीडियो जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। धन्यवाद।